बच्चों हमने कल स्टार्ट किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ, और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या इंटेंशन है, क्या पर्पस है। जब हम देख रहे थे इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन मतलब इंटेंशन और कंस्ट्रक्शन मतलब उस इंटेंशन पे जो सिचुएशन है उस पे क्या रेमेडी अवेलेबल है, वो होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कल हमने प्रिंसिपल रूल्स देखना चालू किए थे। ठीक है, एक नया टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज कौन से सेक्शन में होता है जनरली एक्ट्स के? 2। सेक्शन 3 किस में था? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। ठीक है, जनरली हर एक्ट में, हर लॉ में एक सेक्शन 2 होता है जो डिफाइन करता है कुछ वर्ड्स को जो आपने पूरे एंटायर लॉ में यूज किए हैं। एक क्लॉज इन्होंने बता दिया इंटरप्रिटेशन में, जिसको उन लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज। इसका मतलब है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। इसका मतलब है the words mean the definition is only conclusive unless otherwise context requires। मतलब कि अगर कोई जनरल वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है तो जैसा डिक्शनरी में मीनिंग है वैसा ले लेना है। अगर कोई वर्ड है जो डिफाइंड है तो जो डेफिनेशन में दिया है वो यूज करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप द डेफिनेशन रेलेवेंट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। मतलब इस ये जो दिया हुआ है वो, या फिर कॉन्टेक्स्ट में कोई और चीज दी है तो वो आपको यूज करनी है। तो आपके हर स्टैट्यूट में सेक्शन 2 में अगर कोई वर्ड डिफाइंड होता है तो अपन कौन सा वर्ड को हमेशा मीन करते हैं जो डेफिनेशन में दिया है। ठीक है, जैसे गुड्स की डेफिनेशन। बच्चों गुड्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? अब भी हमने सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ी थी। क्या थी बताओ? मूवेबल प्रॉपर्टी और what it excludes? Money, actionable claims, and what it includes? Grass, growing crops, or anything which is attached to what which can be served. भूल गए? ये अच्छा बहाना है, मोबाइल में सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं। उस दिन लेके बैठी थी भूमिका, मोबाइल में ही तो एक्ट ओपन किया था ना आईसीएसआई की वेबसाइट में। चलो, इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेगा तो ये मत लिखना कि आपने नोट्स नहीं भेजे थे। नहीं आए तो ये आंसर नहीं लिखेंगे ना हम। चलो, फर्दर द डेफिनेशन में भी एग्जॉस्टिव। डेफिनेशन क्लॉज 2 टाइप का होता है, एक एग्जॉस्टिव और एक इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ये जो लिखा है ना, इसके अलावा इसमें आप कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। जब इंक्लूसिव वर्ड होता है कि मतलब इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जॉस्टिव में अब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। मतलब सेबी ने जो स्पेसिफाई किया, आप अब्रिज प्रोस्पेक्टस में सिर्फ वही इंक्लूड कर सकते हो। कोई और लॉ, कोई और उसने अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज स्पेसिफाई की तो वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। जब इंक्लूसिव डेफिनेशन की आती, जैसे डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स ने डिफाइन किया गया, उसमें बोल दिया इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, दिस इज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मतलब इसमें और भी चीजें, आईटी एक्ट है, कोई और कंपनी लॉ के हिसाब से डॉक्यूमेंट का मीनिंग कुछ और है, कोई और मीनिंग है, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में हमको याद रखना है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक एग्जॉस्टिव और एक इंक्लूसिव। अब आ जाते हैं हमारे बच्चों प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो 2 टाइप के रूल्स होते हैं, 2 टाइप के रूल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक अदर रूल्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखो प्राइमरी में क्या क्या दिया है? लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ और हेडसन, फिर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और एक लैटिन वर्ड दिया है उट रेस मेजिस वैलेट क्वाम पैरिएट। तुमको ये लाइन दे देंगे वो की मतलब बताओ। ठीक है, तो तुम उट और पैरेट तो याद ही रखना।
ठीक है, कि उट और पैरेट यानी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। फिर एक है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और फिर एक एडजस्टिव जेनेरिस। ठीक है, अब जो अदर रूल्स इंटरप्रिटेशन है उसमें देखो सारे लैटिन है, सिर्फ एक नॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, पहला एक्सप्रेस यूनिस एस एक्सक्लूसियो ऑल्ट्रियस, फिर है कॉन्टेम्पेरियन एक्सपुशियो एस्ट ऑप्टिमा एस्ट फॉर्सिमा इन लेगे, और फिर नॉस्टर असोसिस, और फिर स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। जो बच्चे प्राइमरी हैं वो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, इससे मेजर क्वेश्चंस कवर होते हैं। इससे भी क्वेश्चंस है पर कंपैरेटिवली लिटिल लेस, तो इधर सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब टोटल कितने रूल्स हो गए? 9 रूल्स हो गए। ठीक है, 4 इसमें अदर में, 3 लिटरल लैटिन में इधर पे, एक लैटिन में और एक मतलब प्रॉपरली अलग से डिफाइन किया हुआ है कि उसका इंग्लिश मीनिंग और लैटिन मीनिंग क्या है। जब तुम देख रहे हो लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल मतलब लिटरल मीनिंग, किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग बोलूंगी तो परफेक्ट मीनिंग, या फिर जैसा लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। अब अगर मैं तुमसे बोलूं लॉ ऑफ टॉट खुद पढ़ के आना, तो तुमको पढ़ के समझ जाएगा उसमें क्या क्या लिखा है। इट वॉज अ वेरी इजी एक्ट। एक आध पॉइंट में खटक सकते हो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, बाकी तो नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इजी था। ठीक है, इजीली पढ़ सकते हो, उसको पढ़ के उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझ सकते हो कि एज इट इज क्या लिखा है, एज इट इज क्या मीन करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। जब कोई पनिशमेंट लिखी होती है क्लियरली समझ जाते हो कि इतना इम्प्रिजनमेंट, इतना फाइन, या फिर बोथ, क्लियरली लिखा हुआ है, वो होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। एक होता है मिसचीफ रूल और हिट्सन रूल। मिसचीफ यानी हार्म। ठीक है, कई बार ड्राफ्ट करने वाले से कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो उसका एक कंस्ट्रक्शन निकालना पड़ता है। हम देखेंगे इसमें कैसे रेमेडी उन्होंने कोर्ट ने निकाली है। फिर एक है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब पनिशमेंट नहीं, देखो ये लॉ पढ़ रहे हैं हम, कोई भी एक एक्ट पढ़ने को क्या क्या रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। किसी में लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो जाएगा, किसी में मिसचीफ अप्लाई होगा, किसी में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो जाएगा, किसी में हार्मोनियस, किसी में एडजस्ट। चलो ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मनी क्या नहीं, अगर 2 लॉज है, ठीक है, 2 लॉज है, दोनों में कुछ कुछ बात लिखी है, कोई चीज इनकम टैक्स में भी लिखी है, कोई चीज कंपनीज एक्ट में लिखी है, कौन प्रिवेल करेगा? क्या दोनों एक्ट की बात माननी है कि एक की बेइज्जती करनी है, एक को बढ़ाई देनी है? जो स्पेसिफिक जो प्रिवेल कर रहा होगा वो, कई बार दोनों को इक्वालिटी दो। ठीक है, तो हार्मनी बिटवीन द एक्ट्स। फिर है एडजस्टिव जेनेरिस, ये मैंने कल भी बताया था। सीरीज अगर कोई फॉर्म हो रही है, अगर एक ही चीज कोई चल रही है तो उसको उसी हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, चलो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ केस लॉ से हम इजीली समझेंगे। देखो बच्चों, पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, आगे लिख लो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको। तुमसे अगर पूछा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन तो क्या बताओगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस ऑफ अ स्टैट्यूट आर ऑर्डिनरी टू बी अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। मतलब जो लिखा है उसको एज इट इज ऑर्डिनरी मीनिंग में अंडरस्टैंड करो और उस लॉ को वैसे के वैसे अप्लाई करो। अनलेस सच अ कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एन absurdity यानी ridiculous, ठीक है, वर्स्ट,
कुछ भी अगर गलत बात मीनिंग निकल रहा है, इतना खराब मीनिंग निकल रहा है, तो तुम्हें लिटरल कंस्ट्रक्शन वहां नहीं लगाना है, फिर तुम्हें रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या कोई और रूल वहां अप्लाई करना पड़ेगा। जहां पे लिटरल मीनिंग आ रहा है तो फिर उसको एज इट इज वैसे के वैसे ही लेना है। और द कॉन्टेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट सजेस्ट अ डिफरेंट मीनिंग, तब तुम्हें लिटरल मीनिंग नहीं अप्लाई करना है। लिटरल कंस्ट्रक्शन देखो ये कहां कहां अप्लाई होता है, जहां वर्ड्स क्लियर हो, जहां वर्ड्स प्लेन हो, जहां पे कुछ भी अनएम्बिगुअस मीनिंग उसका अनएम्बिगुअस नहीं हो, मीनिंग हमें क्लियर हो कि क्या वो बोलना चाह रहा है, तो तब तुम्हें कौन सा रूल लगाना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन। हम मैक्सिमम लॉज में यही लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, या फिर कोई जैसे एविडेंस में नहीं लगा पाओगे, एविडेंस एक्ट में तुम खुद ये वाला रूल नहीं अप्लाई कर पाओगे, तुम्हें समझने के लिए कोई और रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स वहां पे जहां पे वर्ड्स आर क्लियर वहां पे ऑफ कोर्स ये, जब जहां वर्ड्स अनक्लियर है वहां ये अप्लाई नहीं होगा, जहां पे वर्ड्स प्लेन नहीं है वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, जहां पे एक वर्ड के 2-4 मीनिंग निकल रहे हो तो वहां पे भी लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, जहां पे डिफीट हो रहा है उसका पर्पस ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है वहां पे भी लिटरल मीनिंग लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई इरैशनल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इससे तो भी वो अप्लाई नहीं होगा। इस पूरे एक्ट को जज के पर्सपेक्टिव से सोचो इंस्टेड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लॉ। एक जो जज बैठे उनको लॉ पढ़ना होता है, उनको लॉ समझना होता है और उनको लॉ अप्लाई करना पड़ता है। द मेजर पर्सन जिनको लॉ अप्लाई करना पड़ता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब जब वो लॉ पढ़ते हैं उनको पनिश भी करना है, उनको रेमेडी भी देनी है, बोथ साइड, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जब लॉ पढ़ रहा है वो, तो अगर उसको देखना है कि उसे किसी की पनिशमेंट देनी है, तो अगर कोई एक्ट है जिसमें पनिशमेंट की क्लैरिटी नहीं है या जिसमें उसके रूल्स हैं कि किस किस गलतियों पे पनिशमेंट लगेगी, किस किस बात पे ये वाले को कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल अप्लाई करके ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी तो वो ये रूल अप्लाई करेगा। और कभी कभी उसको क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे पनिशमेंट लगाऊं, कितनी कॉम्पनसेशन देनी है, जो हम समझते हैं कि जज पे डिपेंड करता है, वहां पे उसे दूसरे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मैंने हार्मोनियस का एग्जांपल दिया तुम लोगों को कि अगर कोई दो बात है, अगर कंपनीज लॉ में भी ये लिखा है और इनकम टैक्स लॉ में भी ये लिखा है, अब कौन सा प्रिवेल करेगा ये तुम्हें पता है। जब उसमें लिखा होगा कि नॉट विद स्टैंडिंग, भाई कोई और स्टैंड नहीं करेगा, इस लॉ में जो लिखा है वही चीज अप्लाई होगी, तो वहां पे हार्मोनियस बैठेगा कि ठीक है इस पे ये हम अप्लाई करें। जहां पे लिखेंगे कि नहीं सच एक्ट विल नॉट प्रिवेल ओवर दिस एक्ट, तो फिर तुम जो एक्ट के बारे में लिखा है उसको जाके पढ़ोगे। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का रूल है कि जहां पे ये चीज लिखी है वहां पे आपको वो चीज अप्लाई करनी है। अभी तक तुम इतने सारे लॉज पढ़ चुके हो तो अब इंटरप्रिटेशन को समझने में शायद थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, पर विद केस लॉज आ जाएगी कि क्या, जैसे जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ इससे समझने की कोशिश करो। अगर लॉ में कोई चीज क्लियरली मेंशन्ड है तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, वो लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। Some of the other basic principles of literal constructions are: every word in the law should be given meaning as no word unnecessarily used। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चे, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है, और दिया भी होता है, अनलेस वो अननेसेसरली यूज में नहीं हो। वन शुड नॉट प्रेज्यूम एनी ओमिशंस एंड इफ द वर्ड इज नॉट देयर इन द स्टैट्यूट इट शैल नॉट बी गिवन एनी मीनिंग। मतलब तुम लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये मत सोचो कि यार उनने ये चीज मिस कर दी है, उनने ये चीज मेंशन नहीं की है, तुम उसको एज इट इज लो और जो चीज ओमिट की है उसको मत पॉइंट आउट करो, जो दिया है उस वर्ड का मीनिंग भी दिया होगा, ठीक है। इसको पढ़ने की मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रही हूं, ये मैं नोट्स तुम्हें फोन में शेयर करूंगी, ठीक है। देखो इसको क्लियरली उन्होंने बताया, डिक्शनरी और टेक्निकल मीनिंग शुड बी गिवन ओनली इफ द स्टैट्यूट्स प्रोवाइड्स सो, अदरवाइज ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग शुड बी गिवन टू द इंपॉर्टेंस। मतलब जो लॉ में लिखा है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, जो नहीं लिखा है तब आप सोच सकते हो कि ठीक है डिक्शनरी में मीनिंग देख लूं, पर जो ओमिट हुआ है उसको पॉइंट आउट नहीं करना है। ये अप्लाई कहां कहां होता है जो मैंने बता दिया, कहां अप्लाई नहीं होता है जो मैंने बताया। अब इसके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, जब मैं तुमको शेयर करूंगी तुम्हारे लिए प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज द लॉ नेवर वेस्ट इट्स वर्ड्स, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है लिटरल कंस्ट्रक्शन का कि जो जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने सब कुछ का मीनिंग दिया हुआ है, कुछ भी वेस्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं दिया और वो उन्होंने इग्नोर ही किया कि उसको पॉइंट आउट भी आपको नहीं करना है। वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशन और एडिशन इन द स्टैट्यूट, सिंपल वर्ड नथिंग इज टू बी एडेड और टेकन फ्रॉम द स्टैट्यूट। मतलब कुछ भी अलग
से अपना दिमाग मत लगाओ और कुछ भी अलग से इग्नोर मत करो। द कोर्ट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट। लिटरल कंस्ट्रक्शन में कोर्ट अपने कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये पहला बेसिक हो गया, लिटरल एज इट इज लेना है जो दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट कौन सा है? मिसचीफ रूल। ठीक है, मिसचीफ रूल को हम और क्या क्या बोलते हैं? हेडसन रूल। आगे लिख लो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। बुक्स जिनके पास नहीं है उनको ट्रांसफर कर दो, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट कर लो। आगे लिखो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। अगर इन नाम से भी पूछा जाए तो तुमको पता होना चाहिए कि मिसचीफ रूल पूछ रहे हैं। तो अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी, जजेस नहीं करेंगे। लिटरल कंस्ट्रक्शन वाले लॉज में नहीं करेंगे। जहां पे करने की जरूरत है वो हम पढ़ेंगे ना। मिसचीफ रूल आया है ना, जहां पे ऐड कर सकते हैं। बच्चे जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो यही है, जैसे सीआरपीसी में कोर्ट बैठ के अब चेंजेस नहीं करेगा कि नया प्रोसीजर लाना है। जो लिटरल कंस्ट्रक्शन है वैसा एज इट इज अप्लाई करो। अब जब आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, आईपीसी अगर पढ़ने जाओगे तो कोई तुमने नया ऑफेंस कर लिया, ठीक है, जिसको डिफाइन अलग तरीके से किया होता, पर तुमने उसका इंटरप्रिटेशन कैसा निकाला कि यार ये चीज में ये चीज तो मेंशन नहीं थी। भाई मैंने चोरी करने का अटेम्प्ट किया, मैंने करी तो नहीं, तो जज को वहां पे नई चीज ऐड करनी पड़ेगी कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी एक क्राइम है। ऐसा ये सब मिसचीफ रूल में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में कवर होते हैं। लिटरल में अगर क्लियर मीनिंग दिया हुआ है तो उसको एज इट इज लो, उसमें और कुछ ऐड मत करो। ठीक है, चलो मिसचीफ पढ़े। मिसचीफ में लिखा है दैट फॉर श्योर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल स्टैट्यूट इन जनरल बी दे पीनल, बेनिफिशियल, रिस्ट्रिक्टिव और एनराजिंग कॉमन लॉ, कोई भी टाइप के लॉज जो कॉमन है, 4 थिंग्स शुड बी डिसर्टेड एंड कंसिडर्ड। मतलब हर लॉ बनते टाइम 4 बातें हैं जो कोर्ट को कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहला देखो क्या लिखा है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। मतलब क्या लॉ का पर्पस था। What was the mischief and defect for which the common law did not provide। मतलब लॉ में क्या गलती थी, क्या मिस आउट उनसे हो गया। What remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth। मतलब जब पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था तो उनने क्या रेमेडी रिजॉल्व करने के लिए ये लॉ हमारे लिए बनाया था, और द ट्रू रीजन फॉर द रेमेडी। हाँ देखो, सबसे पहले क्यों लॉ बनाया, पर्पस क्या था। सेकंड, क्या डिफेक्ट्स हैं लॉ में जो उन्होंने अभी भी प्रोवाइड नहीं किए। थर्ड, तब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी रेमेडी रिजॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या रेमेडी उन्होंने दी थी। ठीक है, और लास्ट की रीजन क्या था इस रेमेडी का, आखिर क्यों वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये रेमेडी देना चाहते थे। ठीक है, अब जब ये कर रहे हो तो इसके क्वेश्चंस देखो पहले। इसमें क्लियरली बताया है क्वेश्चन कहां है, जहां पे वर्ड्स एम्बिगुअस है, मतलब जहां पे क्लैरिटी नहीं है, तब कौन सा रूल लगेगा, मिसचीफ रूल। मिसचीफ मतलब हार्म। ठीक है, तो ऐसा लॉ जो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जो शायद हार्मफुल भी हो सकता है, उसको अप्लाई करना, तो वहां पे कौन सा रूल लगाना है, मिसचीफ रूल। वर्ड्स आर केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, जहां पे एक ही बात के 2 मीनिंग हो रहे हैं, मतलब ड्राफ्टमेंट से शायद कुछ गलती हुई है। एक्सटेंडेड मीनिंग इज पॉसिबल, मतलब जितना हम चाहते थे लिमिटेड मीनिंग हो, उससे और एक्सटेंशन हो रहा है, शायद ये है, शायद ये है। ठीक है, अब लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव द पर्पस ऑफ द एक्ट, जो मीनिंग निकल रहा है उससे एक्चुअल में पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। अभी हम एक केस लॉ देखेंगे जिससे समझ आ जाएगा। अब कहां ये एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे लिटरल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल है, जहां वर्ड्स क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, प्लेन है, लैंग्वेज क्लियर है, सब कुछ है। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड हमने देख लिया, व्हाट वाज द लॉ बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द मिसचीफ, व्हाट वाज द रेमेडी दैट एक्ट हैज प्रोवाइडेड, और व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रेमेडी। ये हमारी बुक में भी लिखा है। इंटेंशन ऑफ द रूल, सप्रेस द मिसचीफ। सप्रेस द मिसचीफ यानी जो हार्म हो रहा है उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, इसलिए हमने ये रूल लेके आए। दूसरा, एडवांस द रेमेडी, मतलब जो रेमेडी दे रहे थे उसको एडवांस करो, क्योंकि तुम्हारे लॉ पढ़ के ना कुछ और ही समझ आ रहा है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, तुम लोगों ने वो वाला वो देखा है, नाना पाटेकर का एक सीन आता है जिसमें एक
ट्रांसजेंडर उसके सामने डांस करती है, मैं तेरे लिए नाची रे देना, वो भी उसके लिए नाचता है कि मैं भी तेरे लिए नाचा। अब नाना पाटेकर ने क्या किया, तुरंत डांस करके इग्नोर कर लिया, वो वहां से चली गई। सम मेन कैन गेट ऑफेंडेड कि आप मुझे यूं ही टच नहीं कर सकते, या ऐसे स्ट्रीट पे चलते चलते आप मुझे मत रोको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यार तुम ये नहीं कर सकते ना यार। अब देखो ऐसे ही एक केस है, क्या हुआ था, सूट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हु वॉज अ प्रोस्टिट्यूट अंडर स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। एक एक्ट है, ठीक है। अब यहां से स्ट्रीट से लोग पास होते हैं, इसको रेड अलर्ट एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पास होते हैं, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी रहती है, ठीक है, यहाँ साइड में आते जाते लोगों को वो छेड़ती हैं, ठीक है। दे इनवाइट पीपल स्पेशली मेन। अब जब वो ये कर रही थी, एक पर्सन है जिसने इसे ऑफेंसिव ले लिया कि आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच मी, ठीक है, और आप मुझे ऐसे सीटी बजा के नहीं बुला सकते। अब उन्होंने विथ टाइम क्या कर लिया, विंडोज और बालकनी से ये करना चालू कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, The aforesaid act restrained the prostitute from soliciting the passenger in the street. तो उनको अलाउ कर दिया, उनको डिसअलाउ किया कि आप स्ट्रीट पे जाते हुए लोगों को नहीं छेड़ोगे, ठीक है। With the enactment of the act, the prostitute start soliciting the passerby from the window and balcony. अब वो स्ट्रीट पे नहीं करती, ऊपर से सीटी वगैरह बजाना चालू कर दिया। The question raised was whether the balcony and window should be constructed as streets. अब क्वेश्चन, जब तुम्हारा लॉ था उसमें क्या लिखा हुआ था कि अफोरसेड एक्ट ने क्लियर वर्ड्स में क्या लिखा था, द एक्ट रिस्ट्रेन द प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम सॉलिसिटिंग पासर बाय इन द स्ट्रीट। ये तुम्हारी लॉ की लाइन है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे कि स्ट्रीट पे चलते हुए जाने वाले लोगों को आप नहीं छेड़ सकते। क्या इसमें क्लैरिटी है कि विंडोज और बालकनी से नहीं छेड़ सकते, टेरेस से नहीं छेड़ सकते, बाजू वाली स्ट्रीट में जाके नहीं छेड़ सकते जो एक्चुअली रेड अलर्ट एरिया नहीं है? क्या इसमें क्लैरिटी है? नहीं है। पर्पस समझ रहे हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इस चीज से कोई हार्म नहीं हो। रेमेडी समझ रहे हो कि अगर कोई एक पर्सन को इस चीज से हार्म करेगा तो उसको हम रोकेंगे, हम सप्रेस द मिसचीफ, हम वो हार्म को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एक्ट क्यों बना था कि किसी को ऑफेंसिव ना फील हो, ठीक है। जो 4 क्वेश्चंस थे हमारे, एक्ट क्यों बना था, किसी को ऑफेंसिव फील नहीं हो। मिसचीफ क्या है कि स्ट्रीट को कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है। क्वेश्चन आ रहा है रेमेडी क्या है, किसी को ऑफेंसिव फील नहीं हो, अगर कोई ऑफेंस करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी, ये रेमेडी दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रीट की डेफिनेशन में विंडोज और बालकनीज की उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। यहाँ पे जज बैठे हैं, जज के सामने ये पॉइंट आया है, तो जज इसमें कौन सा रूल लगाएगा, मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल को और हम क्या बोलते हैं, हेडसन रूल। वहां पे वो हेडसन रूल लगाएगा और क्लैरिटी लेके आएगा, जो मिसिंग है, ड्राफ्टमैन ने जो मिस कर दिया उसमें वो चीजों को ऐड करके, मतलब स्पेशली अमेंड नहीं कराएगा लॉ, पर जजमेंट देके क्लैरिटी दे देगा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कोई केस हो रहा है तो मैं स्ट्रीट की डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूं। कैसे? Judgment applying the Hedson rule in a street was construct as there was no law before the enactment of Street Offences Act. सबसे पहले इसके पहले कोई लॉ था ही नहीं, तो एक नया लॉ आया इस लॉ के बाद, इस केस के बाद, ठीक है। इस केस के बाद एक नया आया Street Offence Act. The mischief that was not provided before the enactment of the street offence was that people were harassed by the prostitute when they walk along the street. पहले ये कोई रेमेडी थी ही नहीं, जब वो पास हो रहे थे और उनको हरास किया जा रहा था तो मेन के लिए कोई भी रेमेडी नहीं थी। द एक्ट प्रोवाइडेड द रेमेडी द प्रोस्टिट्यूट वर रिस्ट्रेन फ्रॉम द सॉलिटिंग द पासर बाय इन द स्ट्रीट। फिर एक्ट बना और उसने दे दिया कि जो भी स्ट्रीट से पास होगा उनके लिए हमने प्रोस्टिट्यूट्स को रिस्ट्रेन कर रखा है। रिस्ट्रेन मतलब रोक रखा है, ठीक है। The reason of this remedy was to enable to people to walk along the street without being harassed by the prostitute. Purpose क्या था कि कोई भी harass नहीं हो, कोई भी offensive feel ना करे। The court then construct in a street and held that will also cover the prostitute attracting attention passerby through windows और balconies. तो वो भी फिर जज ने जजमेंट में क्लियरली कहा कि स्ट्रीट में विंडोज और बालकनीज भी कवर होंगे। अच्छा, ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर है ये अबव 4 क्वेश्चंस के हिसाब से आया है कि सबसे पहले इस एक्ट के पहले या ये एक्ट क्यों बनाया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस एक्ट में क्या मिसिंग है, या इस एक्ट के पहले कोई ऐसी कौन सी मिसचीफ चीज थी जो मिसिंग थी। तो मेन को हरास करते टाइम स्ट्रीट के टाइम कोई भी ऐसा लॉ नहीं था और उनको रिस्ट्रेन करने के लिए भी कोई लॉ नहीं था। रेमेडी क्या थी कि कोई भी मैन हरास ना हो, ऑफेंसिव फील ना करे।
और रीजन ऑफ दिस रेमेडी सेम चीज, कि कोई मतलब रेमेडी क्या थी कि हम रोक दें किसी एक प्रोस्टिट्यूट को, और रेमेडी का रीजन क्या था कि कोई भी हरास फील ना करे। जब ये 4 क्वेश्चंस का आंसर हो गया तो मिस्चीफ रूल रिजॉल्व हो गया, और आंसर में स्ट्रीट में बालकनी और विंडोज भी कवर की, क्योंकि पर्पस क्या था, कोई भी हरास फील ना करे। अब तुम बालकनी से करो, तुम टेरेस से करो, उसको हरास फील हो रहा है तो आप वो चीज नहीं कर सकते, वो एक ऑफेंस है, आप पनिश होके। अभी समझ आया? पहला वाला लिटरल कंस्ट्रक्शन एज इट इज जो मीनिंग दिया है प्लेन जनरल लैंग्वेज वैसा का वैसा अप्लाई करो, अपने हिसाब से कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं करो। दूसरा हमने पढ़ा बच्चे क्या, मिस्चीफ रूल, जिसमें हमने कौन सा केस पढ़ा, एक प्रोस्टिट्यूट्स का केस, जिसमें लोग ऑफेंसिव फील करते थे अगर कोई स्ट्रीट से पासर बाय जा रहा था वो उनको टीज कर रहे थे। अभी उसके लिए हमने कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी मिस्चीफ चीज थी, कोई रेमेडी थी कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन है। उस रीजन का क्या उस रेमेडी का क्या रीजन था वो भी एक क्वेश्चन है, उसको आंसर किया जज ने ये केस में अप्लाई करके। सबको समझ आ गया? अब तुम्हारे पास आता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके आगे लिखो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और गोल्डन रूल भी बोलते हैं इसको। पढ़े? Normally, the words used in a statute have to be construed in their ordinary meaning. But in many cases, judicial approach finds that simple device of adopting the ordinary meaning of words does not means the end as fair and reasonable construction. Generally, law पढ़ के हमको एक ordinary meaning मिल जाता है, लेकिन कई बार जुडिशियल का डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्लियर होके आता है जब भी वो पढ़ते हैं, और जो एंड और फेयर मीनिंग है, मतलब जो लॉ का पर्पस है वो वहां पे कवर नहीं हो पाता है। मतलब जज जब कंक्लूड करते हैं उसका नॉर्मल मीनिंग तो वो पर्पस के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए जज का डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसको रीड करने का आता है, कि क्योंकि वो हमेशा क्या ध्यान में रखता है कि इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का, तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वहां आता है। अब exclusive reliance the bare dictionary meaning may not necessarily assist a proper construction of statutory provision in which the words occur। मतलब जो लिखा है उससे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर मीनिंग हमें नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो पर्पस के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि often enough interpreting the provision it becomes necessary to have a regard to subject matter of a statute and object which is intended to achieve द लॉ मेकर का इंटेंशन। जनरली जब भी लॉ पढ़ते हैं तो हमें इनफ बार बार इंटरप्रिटेशन से समझ आता है कि लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था, लेकिन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रूल तब लगता है जब हमें क्लैरिटी नहीं है उसके वर्ड्स में कि ये पर्पस के साथ क्यों नहीं मैच कर रहा है, और मैं ये पढ़ के जो मीनिंग निकाल रहा हूं उससे मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं लॉ का जो पर्पस है। ठीक है, अभी हम इसका भी एक केस देखेंगे। It is the duty of the court in constructing a statute to give effect to intention of the legislature। तो बेसिक ड्यूटी है भाई, लॉ मेकर ने जिस इंटेंशन से लॉ बनाया वो आपको अप्लाई करना है, जो उनका पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। If therefore giving of a literal meaning of a word used by the draftman particularly in penal statute would defeat the object of the legislature। एक बात बताओ, ये जो आईपीसी है, सीआरपीसी, इसका मतलब ये है क्या कि क्रिमिनल को हम पनिश करें? इसका ऑब्जेक्ट ये है क्या? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ऐसी पनिशमेंट हो कि क्राइम कम हो। ठीक है, तो जब इसमें एक एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि ड्राफ्टमैन ने पनिशमेंट ऐसी डाल दी है जिससे उसका ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कि क्राइम कम हो, तो आपकी ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। जब भी हम तुम लोगों ने मुझे बताया था कि मैम बिलो 16 होते हैं तो रिहैब में जाते हैं। क्यों जाते हैं रिहैब में? क्योंकि वो अपने माइंड में वो चीजें जेलर लोगों के साथ जो जेल में उनके साथ वो सब दोबारा ना सीखे, इंस्टेड ऑफ वो सही चीज सीखे। कि तुम लोग ने अभी जवान मूवी किसी ने नहीं देखी? देखो, अच्छी मूवी है, उसमें भी यही सब है। अब सैटरडे अकेले नहीं गई थी यार देखना, अच्छी मूवी है। तो अब जब उसमें भी क्राइम हो रहे थे तो उसमें एक चीज सिखाई थी उन लोगों ने उस मूवी में कि जो क्रिमिनल्स हैं
उन लोगों को ऐसे जेल में डालो, ऐसा माहौल दो जहां पे वो सीखें कि दुनिया के लिए वो क्या कर सकते हैं। वहां पे वो लोग ऐसी बहुत सारी स्कूल ड्रेसेस, स्कूल यूनिफॉर्म्स बना रहे थे, डिसेबल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मशीन बना रहे थे जिससे वो चल सके, कुछ भी काम कर सके। तो अब हमारा लॉ का पर्पस क्या है कि क्राइम कम हो, क्रिमिनल्स कम हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन से पता चल रहा है कि वो अचीव हम नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम ये अचीव कर पा रहे हैं इस पर्सन को पनिशमेंट हो। तो यहाँ पे जज रीजनेबल नहीं, यहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके उस लॉ को चेंज करके और फिर अपना अप्रोच अप्लाई करेंगे। कैसे? यही है ना, ठीक है। इसके प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ द लॉ शुड बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट इग्नोर चांसेस ऑफ फॉल्टी ड्राफ्टमैन, मतलब ड्राफ्टमैन से गलती हो गई है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट प्रिज्यूम दैट द ड्राफ्टमैन मे मेक मिस्टेक इन ड्राफ्टिंग द लॉ एंड इट हैपेंस इंटेंशन ऑफ द लॉ शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द वर्ड्स ऑफ लॉ। तो कई बार ड्राफ्टमैन ने कुछ ऐसी चीज लिख दी हो जिससे पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा, तो हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है? पर्पस को, इंटेंशन को। तो ड्राफ्टमैन के वर्ड्स को हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। एग्जाम्पल, बाइगमी पता है किसी को? चलो मैं बता रही, हमारे हिंदू लॉ में हम कितनी शादी कर सकते हैं? एक शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी कब कर सकते हैं? जब पहली वाली से डिवोर्स हो जाए। तो अगर एक पर्सन जो मैरिड है वो दूसरे पर्सन से शादी करने जाएगा तो वो एक ऑफेंस होता है हमारे लॉ में और उसको हम बाइगमी कहते हैं, ठीक है। जब अ डिफेंडेंट, इसमें क्या हुआ है बच्चों, जनरली एक ही आदमी है, ठीक है। सुनो केस अच्छा है, इधर सुनो, बाइगमी डिस्कस नहीं करना है अभी हमें। देखो एक ये लड़का है, इसने एक पर्सन से शादी करी है, ठीक है। अब इसकी मैरिज लाइफ चल रही है। अब इसने शादी के लिए डिवोर्स की बात करी भी होगी लेकिन डिवोर्स हुआ नहीं है। अभी इसने दूसरी पर्सन से शादी कर ली, यहाँ पे अग्नि जल रही है, साक्षी मान लिया उन लोग ने अग्नि को। अब फेरे लेने जा रहे हैं। कितने फेरे लेने होते हैं? 7। एक फेरा हो गया, 2 फेरे हो गए और शादी रोक दी। कैसे? ये पर्सन ले आई पुलिस ऑफिसर को अपने साथ कि देखिए पुलिस, बाइगमी हो रही है मेरे साथ, ये मेरे शौहर हैं, हस्बैंड हैं और ये दूसरी शादी कर रहे हैं। यार बॉटल मुझे दे दे, दे दे मुझे, दे दे। इतनी बाहर गिर रही है, ले लेना यहां से, ठीक है, मेरे से ही ना गिर जाए। चलो क्या हो रहा है, एक ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, दूसरी शादी करने गया, क्या शादी हुई क्या? अभी नहीं, अभी स्टार्ट ही हुई थी कि पुलिस ऑफिसर आ गए कि रुको रुको, ये आप नहीं कर सकते। अब इसने अपने लॉयर को हायर किया, मतलब हस्बैंड ने, ठीक है। मान लो उसका नाम अमित है, यहाँ पे कोई अमित तो नहीं है ना, चलो ये अमित है और इसका नाम सोनम, ठीक है, और इसका नाम प्रिया, ठीक है। अब अमित ने अपना लॉयर लिया है, ठीक है। सोनम तो पुलिस ऑफिसर को वैसे ही ले आई थी और ये बेचारी सोच रही है अब पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। द डिफेंडेंट, अ पर्सन अगेंस्ट whom a suit has been filed, वो डिफेंडेंट का मीनिंग समझा, was charged with the offense of बाइगमी, बाइगमी यानी द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861। ऐसा एक एक्ट है पर्सन एक्ट, ठीक है, उसके अंदर एक सेक्शन है कि बाइगमी आप नहीं कर सकते। द अफरसेट सेक्शन स्टेट्स whosoever being married shall marry any other person during the lifetime of the former husband or wife is guilty of offense। यहां पे क्या लिखा है? shall marry। shall marry का इंटरप्रिटेशन कर दी, ठीक है। क्या लिखा है? whosoever being married मतलब शादीशुदा है, shall marry any other person during the lifetime मतलब उसकी वाइफ जिंदा थी, यहाँ पे कौन? सोनम जिंदा है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड और लाइफ इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। फॉर्मर मतलब जो पहले उसके हस्बैंड वाइफ थे। तो अमित ने क्या किया? शैल मैरी लिखा है, तो अभी शादी हुई थी क्या? इसका कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, शादी तो नहीं हुई तो ऑफेंसिव है, पनिशेबल है। तो अटेम्प्ट का कहां लॉ लिखा हुआ है ऑफेंस में?
हाँ तो लेकिन हुई नहीं ना, तो आप पनिश करोगे कि नहीं उसको? नहीं करोगी? और करेंगे, चलो करेंगे। दिल पे मत लो, इमोशन मत लो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? तो किया कैसे उसने? दिशा पनिश नहीं करेंगे, अंशिका करेंगे। तुम लोग अलग अलग कैसे हो गए? पलक करेंगे, तान्या मनुश्री पनिश करेंगे, क्यों? जिया गौरव करेंगे। देखो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में तो क्लैरिटी नहीं है। ड्राफ्टमैन से यहाँ पे गलती हुई है, उसने लिख दिया है शैल मैरी। अगर शैल मैरी का इंटरप्रिटेशन करने जाएंगे तो आएगा शादी हो गई तो पनिशेबल होगा। अब जज जब बैठे तो वो क्या सोचेंगे, पर्पस क्या था, कि कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस करेगा जिससे एक पर्सन को हार्म होगा तो मुझे वहां पे क्लैरिटी, वहां पे उस पर्सन को पनिश करनी है। अब उसने ऑफेंस तो किया नहीं, उसने सिर्फ क्या किया, अटेम्प्ट किया। अब इस लाइन को उसका लॉयर पकड़ के बैठ गया कि जज साहब लॉ में लिखा हुआ है हूसोएवर बीइंग मैरिड शैल मैरी। उसने इस बात को पकड़ लिया था। वो बार बार इसी बात पे आर्गुमेंट की थी, शादी तो हुई नहीं ना, पुलिस ऑफिसर ने रोका, चाहे उसकी खुद की मम्मी ने रोका हो, लेकिन शादी नहीं हुई है, आप इसको पनिश नहीं कर सकते। अब जज ने क्या बोला कि पर्पस है कि ऐसे ऑफेंस अगर किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं, वो आखिर इस लड़की को हार्म तो हुआ है, इमोशनली डैमेज तो हुआ ही है ना, तो उसके फेवर में कोर्ट ने बोला, द कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ reasonable construction, held that the word marry should be interpreting as to go through a marriage ceremony. Defendant convicted was upheld and was punished. तो तुम लोगों की बात सही है कि होगा, लेकिन लॉ में उन्होंने इतनी क्लैरिटी नहीं दी है, तो जज ने क्या लगाया, लॉ ऑफ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसको और क्या बोलते हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और गोल्डन रूल भी है, जिसमें जज ने क्लैरिटी दी विद फॉर द मीनिंग ऑफ मैरी। ठीक है, एक और केस लॉ दिया हुआ है, द केस रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। प्रोबेशन यानी जो रिहैब सेंटर्स में हम बच्चों को भेज देते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए एक एक्ट बनाया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, मतलब जो छोटी एज के लोग हैं उनके लिए रिहैब सेंटर्स, उनको जेल नहीं भेजना है। द अपोजिट सेक्शन स्टेट्स दैट द ऑफेंडर बिलो 21 इयर्स ऑफ एज इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट। मतलब 21 साल से छोटे के लोगों को रिहैब में भेजेंगे, हम जेल में नहीं भेजेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक ही लड़का है, आयुष कितने साल के हो, 19, ठीक है, अभी आयुष 19 इयर्स का है, हाँ 15, चलो ये राजू है कोई, ठीक है, चलो राजू कितने इयर्स का है, 19 इयर्स का। राजू ने 19 इयर्स में, ये आयुष नहीं है, ये राजू है, ठीक है, राजू ने 19 इयर्स में एक ऑफेंस कर दिया, एक क्राइम कर दिया। कौन सा क्राइम, मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। अब जब राजू के बारे में इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब हुआ, जिस दिन उसने मर्डर किया वो कितने साल का था, 19 इयर्स का। अब जब वो कोर्ट पहुंचा, कटघरे में था, जज उससे क्वेश्चंस कर रहे थे, सब कुछ सारे सबूतों से सब पता चला कि ये ही मर्डरर है। आज की डेट में ये 22 इयर्स का हो गया है, क्योंकि हमारे तो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब क्या बोला, 21 इयर्स बिलो के लोगों को हमें कहां भेजना है, रिहैब में भेजना है। जिस दिन जजमेंट आया उस दिन वो 22 इयर्स का था। क्या ये रिहैब में जाएगा कि ये जेल में जाए, क्यों? तो जेल में और सीखते हैं, रिहैब में सीखते हैं ना। हाँ तो वही पूछ रही हूँ कि ये जेल जाएगा कि रिहैब में जाएगा। भाई पहले तुम लोगों ने जेल बोला, एक एक करके, जेल रिहैब, कहाँ, जेल 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 जेल, ये पूरी जेल। रिहैब रिहैब रिहैब,
जेल, रिहैब, ये तो फेस रीडिंग करता है क्या? जेल, तेरे सही। तरुण, जेल, जेल क्या, कहाँ जाएगा? जेल, जेल। मुझे एक बात बताओ, लॉ में लिखा है 21 साल से छोटे, 21 और 21 से छोटे जाएंगे रिहैब में। जब उसने ये कांड किया था वो कितने साल का था? 19 इयर्स का। आज जब जजमेंट आ रहा है वो कितने साल का है? 22 साल का। लॉ का पर्पस क्या है? ये जो प्रोहिबिशन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसका पर्पस क्या है? क्राइम कम करवाना है। क्राइम कम कराने से ज्यादा ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर जेल जाएंगे तो वो जेल वाले लोगों के साथ बैठ के वो सब सीखेंगे जो उन्होंने किया हुआ है। बाहर जाके उनको शायद और वो मिल जाएगी, ठीक है यहीं आना है ना तो और एक और बार कर लेंगे। रिहैब जाके वो कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये सिर्फ किन के लिए बनाया है? 21 से छोटे के। तो जिस दिन ऑफेंस हुआ है वो एज लेते हैं कि जिस दिन जजमेंट आया है वो एज लेते हैं? तो जिस दिन ऑफेंस हुआ है तो 19 है, तो रिहैब। अच्छा जिस दिन जजमेंट आता है, जिस दिन जज देखते हैं उसको कि वो मर्डरर है, क्योंकि उससे पहले बच्चों मैंने तुम लोगों को क्या बताया, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि ये क्राइम है तब तक वो कौन होते हैं? इनोसेंट होते हैं, भले उनने वो क्राइम किया हो। तो जिस दिन प्रूफ हो जाएगा उस दिन की एज हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन टू इंटरप्रेट दैट the date to determine the age of offender and the object of the act has to be considered. The object of the act was to prevent the young offenders into criminals by their association with hardened criminal in the jail. Basic object था कि भाई और criminal से आपकी मुलाकात ना हो. Therefore, the age is to be determined on the date of sentence and not on the date of committing an offense. तो जिस दिन आपका judgment आ रहा है उस दिन के हम देखेंगे आपकी age क्या है. So an accused who is on the date offense was below 21, on the date of sentence he was above 21 is not entitled to benefit of the statute. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चों उनका मानना है आज तुम 22 के हो गए ना, अब तुम जेल ही जाओ, अब तुम काटो वो सजा और समझो। 21 से छोटे थे ना तो रिहैब जाते और समझते, ठीक है। तुमने ऑफेंस तो इतना बड़ा कर दिया है जब तुम 19 के थे, मतलब तुम इतनी समझ के तो हो गए हो कि तुमने ये किया है। अगर 21 का होता तो रिहैब भेजते कि सीख क्या हो कि ऐसे ऑफेंस नहीं करते, ठीक है। क्या कितने टाइम, कितने टाइम के लिए रिहैब भेजते वो तो डिपेंड करता है ऑफेंस पे, जज पे, फिक्स नहीं है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाहर निकाल के जेल में नहीं डाल देंगे एक दिन का भी होगा तो बाहर निकाल के जेल में नहीं डालेंगे, फिर रिहैब में ही रखेंगे। कुछ बोल रही थी स्नेहा, यही डाउट था। चलो नेक्स्ट रूल। अभी किसी को एक्ट बोरिंग लग रहा है? बस हो गया? किसने बोला? अब तो इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। चलो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अभी तक कौन कौन से पढ़े? लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीनों समझ आ गए। चलो अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये क्या बोलता है? दो एक्ट्स के बीच में हमको क्या लानी है? हार्मनी लानी है। द एक्ट मस्ट बी रीड एज होल एंड वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट शुड बी construed with reference to other provision in the same act. मतलब बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, कई बार दो सेक्शन भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, तो आपको हार्मनी लेके चलनी है दोनों के बीच में, ठीक है। सो एज टू मेक अ कंसिस्टेंट एक्ट ऑफ द होल स्टैट्यूट, मतलब पूरे एक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। अ कंस्ट्रक्शन हैज अ मेरिट of avoiding any inconsistency and repugnancy either within a section or between a section or other part of statutes. प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है? सेम एक्ट में दो सेक्शंस में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, सेम सेक्शन में भी आ सकती है, सब सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में भी आ सकती है, और डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट एक्ट के अलग अलग सेक्शन में भी आ सकती है। तीन जगह प्रॉब्लम आती है, सब सेक्शंस में, फिर दूसरे दूसरे सेक्शंस में ऑफ द सेम एक्ट और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द different act.
whenever it is possible to do so, to construct the provision which appears to conflict so that they harmonize. Wherein an enactment, there are two provisions which cannot be reconciled with each other. They should be so interpreted if possible effect to give effect to both of them. जब दो sections में थोड़ा contradict आ रहा है तो दोनों को थोड़ी थोड़ी importance दो. It is what known as the rule of harmonious construction. मैंने लिखा है जैसे notwithstanding, मैं तुमको दिखाती हूँ, रुको. देखो मैंने लिखा कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ सेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर सेक्शन ऑफ सेम एक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस और मोर ऑफ डिफरेंट एक्ट. अब जहां पे नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये दो पॉइंट्स हैं. टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दिस रूल्स, टू टर्म्स हमको देखनी है. ओवरराइडिंग प्रोविजंस हम देखते हैं कौन ओवरराइड करेगा. ठीक है, इफ द प्रोविजन यूजेस द वर्ड्स नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आके यहां स्टैंड कर ले, हम ही ऊपर रहेंगे. ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होगा, जहां पे लिख दिया है उन्होंने नॉटविथस्टैंडिंग, इट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर. ये हमने एक्चुअल में तो समझ लिया है, जब हम लॉ पढ़ते हैं तब तक, अब तक तो तुम लोगों ने पिंकी मैम से सब जगह से समझ लिया नॉटविथस्टैंडिंग मतलब ये होता है. ये जो मतलब है ये आया कहां से, इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स से. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से. इस हार्मोनियस रूल में उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जब भी जज कोई चीज पढ़ेंगे, अगर वो वहां पे ये दो सेक्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो देखेंगे किसमें लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग, तो जिसमें नॉटविथस्टैंडिंग है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट कर लेगा. द प्रोविजन विच ओवरराइड्स द अदर प्रोविजन शैल प्रिवेल ओवर द other provision. The provision can override other provision or provision of the act, the entire act or any prevailing act in the country. या तो उस section से कर लो, सिर्फ provision से, या पूरे entire act से, या फिर कोई भी और दूसरे act से भी prevail आप कर सकते. जब हम बात करते हैं Companies Act की, ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्लियर लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एक्ट, एनी अदर एक्ट, अगर कोई भी कंपनी लॉ का मैटर होगा वो आपको कहां देना है, एनसीएलटी में देना है. ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया. मतलब आप सिविल कोर्ट में जाओगे तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, एनसीएलटी जाओ, क्योंकि वो वही इंटरप्रिटेशन कर देंगे. कंपनी लॉ में ये चीज क्लियरली मेंशन हो गई है. ठीक है, द प्रोविजन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर प्रोविजन. अब सब्जेक्ट टू प्रोविजन, अब the provision which is subject to another provision shall not prevail if it is inconsistent with the another. ये उल्टा इफेक्ट है. ठीक है, the other provision or the provision of the same act, the entire act or any other prevailing in the country. ठीक है, उल्टी बात लिखी हुई है इन्होंने. अब सबको समझ आया. जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहीं पे ये वाला एक्ट अप्लाई होगा. जब एडजस्ट डेम जेनरस है, अगर मैंने तुम्हें कल भी एग्जांपल दिया था, अगर मैंने लिख दिया कैट और डॉग, आगे क्या बोलोगे, सारे पेट एनिमल्स, सारे पेट एनिमल्स ही बोलोगे. ठीक है, चलो. टू अप्लाई द रूल फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी exist. कौन कौन सी, द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एनुमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब एक लाइन क्रिएट होनी चाहिए. द मेंबर्स ऑफ द एनुमरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्लास, तभी वो सीरीज बनती जाएगी. द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनुमरेशन. नॉट एग्जॉस्टेड मतलब और भी हम चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. मतलब अगर कहीं एक्सेट्रा लिख दिया तो फिर क्या होगा कि उस टाइप की और भी चीजें आप इंक्लूड करोगे. द जनरल टर्म फॉलोज द एनुमरेशन, फिर जो एक एनुमरेशन दिया हुआ है आप आगे भी उसी टर्म को फॉलो करते जाओगे. देयर इज अ डिस्टिंक्ट जेनियस विच comprises of more than one species. मतलब कि अगर एक जगह एक चीज क्लैरिटी दी है तो आप उधर पे वही चीज फॉलो करोगे. एक जगह नंबर्स दिए हैं तो आगे नंबर्स ही फॉलो करो. एक जगह रोमन नंबर्स दिए हैं तो फिर रोमन नंबर्स करोगे. एक जगह वर्ड्स दिए हैं तो आगे भी वर्ड्स को फॉलो करो. तो वो स्पीशीज डिफरेंट क्रिएट उन्होंने कर दी. There is no clearly manifested intent that the general term be given a broader meaning than the doctrine requires. मतलब एक वर्ड को आपने एक मीनिंग दे दिया, उसके बाद उसी सीरीज को आपको ऐड करते जाना है. ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने मोटर व्हीकल एक्ट का तुमको दिया था, देखो एक्ट में क्लियरली कैसे मेंशन्ड है. इफ द लॉ रिफर्स टू automobiles,
tractors, motor vehicle and other motor powered vehicles. Vehicles would not include airplanes since the list was of land based transportation. तो ये कौन सा रूल हो गया? Adjustive जेनरस, मतलब एक जेनेरिक वाली चीज भी ही कंटिन्यू होती रहेगी. तो वो जो चीज उन्होंने मेंशन की है, अब इसको मैम याद कैसे करें? आपने तो 5 रूल पढ़ा दिए. ठीक है, देखो जब भी तुम पढ़ोगे तुमको आएगा शॉर्ट नोट, और एक ये दिख रहा है क्वेश्चन, शायद न्यू बुक ओल्ड बुक में नहीं हो. देखो, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन? लिटरल, hedges, हेडन्स और नॉस्टियर और एडजस्टिव. कौन सा वाला? सी वाला. ठीक है, अब वो तुमको बोल देंगे जो प्राइमरी रूल नहीं है ना उसको एक्सप्लेन करो. तुमको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, न्यू वालों को तो पक्का आएंगे, ओल्ड वालों को शायद आ जाए. एक बार आया है ऐसा पेपर. अभी देखो, जब तुम्हें ये एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो हमने जो पढ़ा है हम वो देखते हैं. अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं तो उसका शॉर्ट नोट तुमको बताना है. तो पहले मीनिंग, फिर मैं तुम्हें जो नोट्स दे रही हूँ उसमें लिखा है एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी और प्रिंसिपल. बस वो पॉइंट्स मेंशन करके आ जाना. और अगर केस लॉ दिया है तो ठीक है, एग्जाम्पल याद हो गया तो एग्जाम्पल के साथ नीचे कोट करके आ जाना. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो. कई बार सिर्फ 2 मार्क्स का भी आएगा, तो तुम्हें छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है कि इस रूल का कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है. केस भी बहुत थोड़ा लेंदी वे में एक्सप्लेन किया, उसको तुमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कि एक केस लॉ में ऐसा ऐसा हुआ था, उसमें जजमेंट क्लियरली बता दिया. तो एप्लीकेबिलिटी एंड जजमेंट. उसके बाद कंक्लूजन में बता देना कि यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट जज ने. ठीक है, अब आ जाती है बात, मैम याद नहीं हो रहा. ये पॉइंट तुम्हें शायद इससे याद ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी वे में लीगल वर्ड्स में उन्होंने इंटरप्रिटेशन को भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है. जिसको मॉड्यूल से याद हो जाए ठीक है, नहीं तो जो मैं नोट्स दूंगी उससे अपने नोट्स बना के वहीं पे स्टिकी नोट लगा देना और वो पॉइंटर्स मेंशन कर लेना उसमें. और इजी लैंग्वेज में वर्ड्स वही है, एग्जैक्ट मॉड्यूल के वर्ड्स हैं, पर ग्रामर उन्होंने थोड़ी इजी कर दी है. तो तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज कहीं पे भी स्किप नहीं होएगी. ठीक है, ये अ जनरल टर्म फॉलोज द एनुमरेशन. अगर एक एनुमरेशन है, एक एनुमरेशन है, आगे क्या फॉलो करोगे? 4, 6, 8. तो एक एनुमरेशन दे दिया, अगर मैंने 2, 4, 6 एक पूरी एनुमरेशन एक सीरीज दे दी तो आगे सेम सीरीज लगाओगे ना, वही फॉलो होगी. ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये रूल कहां अप्लाई होता है? जहां पे हम वर्ड लिख देते हैं एक्सेट्रा. ठीक है, लॉ में अगर कहीं पे भी एक्सेट्रा वर्ड आ गया ना तो आपको ये रूल अप्लाई करना है कि उसी सीरीज के फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स को आगे ऐड करो. ठीक है, वहां पे ये रूल अप्लाई होता है. चलो, हमने कौन कौन से पढ़े प्राइमरी रूल्स? सबसे पहले लिटरल, मिसचीफ और रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस और हार्मोनियस, और लास्ट एडजस्टम जेनेरिस. जब हमने लिटरल पढ़ा तो लिटरल में क्या था? एज इट इज लो, कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं. जब हमने मिसचीफ पढ़ा तो 4 क्वेश्चंस वो कंसिडर करते हैं. देयर वाज एनी प्रीवियस लॉ या एक्ट क्यों बना, दूसरा क्या उसके लिए क्या मिसचीफ और डिफेक्ट था लॉ में, तीसरा क्या रेमेडी है, तीसरा चौथा रीजन फॉर दैट रेमेडी. ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे मिसचीफ के. फिर हमने पढ़ा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. कई बार ड्राफ्टमेंट से गलती हो जाती है व्हाइल राइटिंग अ स्टैट्यूट. ठीक है, उसने पर्पस वहां पे इंटेंशन को स्किप कर दिया है. जो वर्ड्स लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन से हम इंटेंशन और पर्पस को कवर नहीं कर पा रहे हैं. तो जज एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाते हैं और पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और ड्राफ्टमेंट की लाइंस को इग्नोर कर देते हैं. फिर हमने पढ़ा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. 2 एक्ट्स में 2 बातें लिखी, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? हम हार्मोनियस में बोलते हैं दोनों को इफेक्ट दो. ठीक है, लास्ट हमने कौन सा पढ़ा? एडजस्टम जेनेरिस. उसमें हमने क्या पढ़ा? सीरीज ऑफ द, तो उसमें वर्ड उन लोग यूज करें एनुमरेशन. ठीक है, उसके 4-5 पॉइंट्स हैं. हाँ, इसके एक बार बोलूं, इसका पहला पॉइंट है स्टैट्यूट कंटेन्स एंड एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. ठीक है, तो एक सीरीज है जिसमें स्पेसिफिक चीजें ही स्पेसिफाइड है. उसके बाद मेंबर्स ऑफ एनुमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, फिर वो एक क्लास में बन जाता है. उसके बाद इज नॉट अ एग्जॉस्टिव एनुमरेशन, उसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती क्योंकि उन्होंने क्या लिख दिया है? एक्सेट्रा. उसके बाद अ जनरल टर्म
फॉलोज द एनुमरेशन। मतलब अगर आपको कोई और चीज इंक्लूड भी करनी है तो ध्यान में रख के इंक्लूड करना कि वो उसको फॉलो कर रहा है। मतलब अगर प्लेन इंक्लूड कर देते तो वो उसको फॉलो नहीं करता। अब फिफ्थ, देयर इज अ डिस्टिंक्ट जेनस विच कंप्राइज मोर देन वन स्पीशी। इसका मतलब है बच्चे कि अगर मोटर व्हीकल है तो वो कौन सा स्पीशी फॉलो कर रहा है? सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अगर इसमें कुछ और चीज है, अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट भी करना है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज बनते जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट आपस में डिस्टिंक्ट जेनस है, तो एक स्पीशी में हम एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, दूसरी स्पीशी में हम दूसरी कर रहे हैं, तो आपस में दो स्पीशीज एक नहीं हो रही है। ठीक है, एक स्पीशी में हम एक ही एनुमरेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट, देयर इज नो क्लियरली मैनिफेस्टेड इंटेंट दैट द जनरल टर्म बी गिवन अ ब्रॉडर मीनिंग देन दैट द डॉक। मतलब इसमें आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ कि इसमें और चीजें इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है, ये वर्ड का मीनिंग और ब्रॉडर कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, वो जो स्पीशीज चल रही है उसी को ही ऐड आगे करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। चलो ठीक है, हम ये कल चारों कवर करेंगे। इसके बाद प्रिजम्पशंस हैं क्या? इस टॉपिक में आ जाओ, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। खोलो, किसने बोला अरे चलो, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ये तुम लोगों को पता है, होमवर्क दे रही हूं। खोलो, किया? देखो, एड्स टू इंटरप्रिटेशन दो एड्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एड्स में देखो, टाइटल पता है क्या होता है? टाइटल एक्ट का नाम। प्रियम्बल क्या होता है? जो एक्ट के बारे में शॉर्ट में, मतलब एक्ट का पर्पस प्रियम्बल में कवर हो जाता है। ठीक है, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब जब हम कोई एक लॉ पढ़ते हैं उसमें क्या क्या होता है? सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, प्रोवाइजोज होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। हर चैप्टर में तुमको सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो आज हम देखेंगे कंपनी लॉ कैसे आता है। आईसीएसआई, पता है आईसीएसआई की ई बुक भी है कंपनी लॉ की। दिख रहा है? ठीक है, कहीं पे भी फंस हो गई, ये ई बुक तुम्हारे फोन में इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। अभी इतनी अमेंडेड नहीं है, तो अब एमसीए की ई बुक हम यूज करते हैं। देखो इसमें कैसे दिया है, चैप्टर 1 2 3 4, तुम इसी हिसाब से पढ़ते हो अभी कंपनी लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर सेक्शंस होंगे, जैसे मैंने खोल दिया शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का। देखो सेक्शन 43 44 45। ठीक है, कहां तक है? इस चैप्टर में 72 तक चैप्टर्स हैं। अब तुम मैं शेड्यूल्स भी दिखाती हूँ। वो देखो शेड्यूल्स। ठीक है, अब इसमें शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं, तो एक्ट में ये सब कवर होता है। शेड्यूल्स में वो जनरली क्या बताते हैं? हमने लिमिटेशन में एक शेड्यूल देखा था, फॉर्मेट्स हो गए। लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में क्या था बच्चे? कितनी लिमिट्स होंगी, उन्होंने एक्ट में दी क्या? उसको क्लियरली मेंशन करने के लिए उन्होंने आपको शेड्यूल दी थी कि बार बार आपको एक्ट में ढूंढने की, सेक्शन के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। किस में कितने साल का होगा वो उन्होंने शेड्यूल में आपके लिए कवर कर दिया है। ठीक है, अब मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट समझते हो? मार्जिन होती है बुक्स में, तुम्हारे नोटबुक्स में भी होती है। अगर कोई चीज मैं मार्जिन में लिख दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल नोट्स। मैं वो भी दिखाती हूं तुमको। ये दिख रहा है? इस पूरे उसको शॉर्ट में बताया उन्होंने। नोट्स, नोट्स बनाते हो तुम, स्टिकी नोट्स, उनने बना दिया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेन एग्जिस्टिंग ऑफ। मतलब मेरे को बार बार ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं नोट्स देख लूंगी ना, ये देख लूंगी ना, मुझे पैराग्राफ का शॉर्ट में समझ आ जाएगा, फिर मैं लॉ पढ़ लूं कि क्या लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने देखो मार्जिनल नोट्स क्लियरली साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जैसे डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था अभी, वही होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में क्या पॉइंट्स थे? एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव, तो वही है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। फिर प्रोवाइजोस, प्रोवाइजोस क्या होता है? पता है तुम लोगों को? जो सेक्शंस के नीचे सेक्शन है उसके बाद सब सेक्शन है, सब सेक्शन के नीचे भी वो प्रोवाइजो लिख देते हैं। कभी भी तुम पढ़ना, मैं कल तुमको दिखाऊंगी डेफिनेशन ऑफ
ढूंढ के आना स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, पता है? प्रोवाइजो में अलग से उन्होंने क्लैरिटी के साथ दी हुई है, ठीक है। एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में दी हुई है, ठीक है। मैं कल तुमको दिखाऊंगी वो। उसके बाद उसी में प्रोवाइजो पे क्लिक करोगे तो क्लियरली डेफिनेशन को और इलैबोरेट करके दिया हुआ। तो क्लैरिटी किस में आती है, मतलब जिनको पता है अच्छी बात है, वो प्रोवाइजो से आ जाती। तो कई बार प्रोवाइजो में वो और डिटेल में कोई चीजें मेंशन करने की कोशिश करते हैं। फिर इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशंस, हर जगह एग्जांपल्स तो हमारे मॉड्यूल में दिए ही हुए हैं। अब एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस, अभी हमने इससे पहले कौन सा एक्ट पढ़ा था? जनरल क्लॉजेस एक्ट के पहले आईपीसी। और ये जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे, याद है, ऑफेंस पढ़ रहे थे, हर बार एक्सप्लेनेशन 1 2 3 दिया हुआ था और फिर नीचे अलग से इलस्ट्रेशंस भी दिए थे। इट्स जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। और फिर शेड्यूल्स तुमको पता है, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी हिस्ट्री, रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी, रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट्स, डिक्शनरीज और यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, ये हमारे एक्ट्स में दिया होता है। जैसे कंपनी लॉ में बहुत जगह दिया हुआ है। रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट मतलब कहीं पे उन लोगों को इनकम टैक्स लगाना होता है तो वो क्लियरली मेंशन कर लेते हैं कि ये वाली इनकम ना आप इनकम टैक्स से ही कैलकुलेट करो, या ये वाला ऑडिट ना आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ही पता चलेगा। तो अब हमारे पे कुछ जगह पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी कवर हो जाते हैं कि इसको मीटिंग करानी तो जाके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड देखो। तो वो दूसरे चीजों को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम एक्सटर्नल एड्स में पढ़ेंगे। हमारे इंटरनल एड, ये सब हमने अपने एक्ट में अभी तक देखे हुए हैं। एक्सटर्नल एड्स कभी कभी देखे हैं, डिसीजंस देखे हैं, दूसरे केस लॉज भी मेंशन्ड होते हैं लॉज में, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क है तुम इंटरनल एड्स पढ़ के आओगे, ठीक है। मैं जो नोट्स दूंगी ना उससे पढ़ के आना, जो मैं सेंड करूंगी उससे पढ़ लेना, और इजी है, ठीक है।